हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। रोज यहाँ पे डेली 2:30 को लेक्चर्स होते हैं। तो आज जो लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में हम पॉइजन्स रेशो और स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे। बट इससे पहले एक और चीज पढ़ना है हमको, वो रहेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। पहले ये क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट करते हैं। ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पढ़ लेंगे। ये है थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। उसके बाद हम पॉइजन्स रेशो और स्ट्रेन एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो कल ऑलरेडी हमने इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक लेंथ से रिलेटेड रहेगा, जिसको हम यंग्स मॉड्यूलस बोलेंगे। ये ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। कल सेकंड टाइप का इलास्टिक कांस्टेंट होता है बल्क मॉड्यूलस। ये भी इसके बेस पे फॉर्मूला वगैरह था, एक डेरी न्यूमेरिकल के ये थे। और आज जो पढ़ने वाले हैं हम, वो थर्ड टाइप का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये थर्ड टाइप वाला जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो हम आज पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम पॉइजन्स रेशो वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो थर्ड टाइप का मॉड्यूलस है, वो होता है इलास्टिक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, ये रेशियो को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने के लिए पहले शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है वो पता रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस भी हम पढ़ चुके हैं और शेयरिंग स्ट्रेन भी पढ़ चुके हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस में क्या पढ़ रहे थे, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, एक बॉक्स लेते हैं, क्यूबिकल बॉक्स ले लिए, इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल, रबर वगैरह से बना है, ऐसा ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंड है फिक्स कर देते हैं। ये जो बॉटम लेयर है इसकी फिक्स है, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी और ये डी। तो ये 4 साइड्स है। जो बॉटम वाला साइड है ए बी, इसको क्या किए हैं, स्क्रू से फिट कर दिए हैं। ये मूव नहीं होगा। और हम अपर लेयर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो ये टेंजेंशियल फोर्स जब आप अप्लाई करोगे ये साइड सी डी पे, तो साइड सी डी क्या होने वाला है, डिस्प्लेस होने वाला है। डी डिस्प्लेस होके डी डैश पे आ जाएगा, और सी डिस्प्लेस होके सी डैश पे आ जाएगा। तो अब आपका जो क्यूब था या स्क्वायर था बॉक्स, उसका शेप थोड़ा सी चेंज हो गया है। और अब जो न्यू शेप मिला है, वो न्यू शेप को आप पैरेलेलोपिपेड बोल सकते हो। तो न्यू शेप में ये जो डी से डी डैश तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करेंगे। जितना डिस्प्लेसमेंट डी का डी डैश तक हुआ है, वही डिस्प्लेसमेंट सी का सी डैश तक है, ये भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो एक्स इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
x क्या है आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका फिक्स लेयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। स्टार्ट कर चुके हैं बेटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब मैं मेजर करूंगा, ये जो डिस्प्लेस्ड लेयर है, डिस्प्लेस्ड लेयर मतलब डी डी डैश ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, सी सी डैश ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका फिक्स लेयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सी सी डैश का परपेंडिकुलर बी सी है और डी डी डैश का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी है। तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेस्ड लेयर फ्रॉम द फिक्स लेयर। डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो लेयर में, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेस्ड लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो, तो ये डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, एल बोल देते हैं। दिस इज योर एल, तो इसको आप एल लिख सकते हो। अगर ए डी एल है तो बी सी भी क्या रहेगा, एल रहेगा। तो ये कुछ टर्म्स थे। अब शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला ना एकदम सिंपल वाला यूज करते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, शेयरिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, कितने एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ फोर्स और एरिया ए है। बट यहाँ पे जब मैं शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करूंगा ना, तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, lateral displacement of any layer to its perpendicular distance from the fixed layer। ये मैं लिखता हूं x बाय एल। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी डी डैश दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी डी डैश राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वाले ट्रायंगल में हम टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब थीटा क्या है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना नीचे, दिस एंगल इज योर थीटा, दिस एंगल इज योर थीटा। तो ये एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। और अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, डी डी डैश, और एडजेसेंट साइड ए डी ले लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल ए डी डी डैश की बात कर रहे हैं ना, तो ये आएगा डी डी डैश अपॉन ए डी। डी डी डैश को मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, और ए डी को क्या लिख रहे हैं, एल। ये समझ में आ रहा है, टेन थीटा का फॉर्मूला एक्स बाय एल आ रहा है। सिमिलरली सेम चीज, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है बी सी सी डैश, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल बी सी सी डैश टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। टेन थीटा का फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इट विल ऑल्सो बी एक्स अपॉन एल, वही आने वाला है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमेशा क्या आने वाला है, एक्स बाय एल। बट एक्स बाय एल क्या है, ये तो शेयरिंग स्ट्रेन है, और मेरे पास टेन थीटा भी क्या आ रहा है, एक्स बाय एल आ रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, शेयरिंग स्ट्रेन
is equal to tan theta. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, ये इक्वेशन को 1 देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and equation 3 we can write शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू tan थीटा। बट tan थीटा में अगर मैं थीटा स्मॉल है, क्या लिखते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल and measured in radian, then tan theta is almost equal to theta। ये चीज याद रखना है, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर साइन थीटा ऑल्सो। ये टेन थीटा के लिए ट्रू है और ये साइन थीटा के लिए भी ट्रू है। अगर थीटा स्मॉल होता है और रेडियन में मेजर करना है करते हम, तो टेन थीटा और थीटा इक्वल हो जाता है। तो अब शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला मैं टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, थीटा। तो यहाँ पे मैं शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा लिखने वाला हूँ। तो शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया थीटा, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन ए। तो जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको मैं ईटा से मेंशन करता हूं, ये किसका रेशो है, शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, इसका रेशो है। और शेयरिंग स्ट्रेस होता है एफ बाय ए, अभी निकाले शेयरिंग स्ट्रेन थीटा। ये देखो शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला, और ये थीटा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय ए थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये है तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला। ये थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट है। ये समझा क्या, किसी को कुछ डाउट है अभी, किसी को कुछ डाउट है, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। एक ब्रेकआउट सेशन हो जाए क्या, बट इट विल बी बेस्ड ऑन साउंड। और साउंड में डॉपलर इफेक्ट पढ़े हो, हाँ चलो, साउंड के चैप्टर में डॉपलर इफेक्ट सबको आता होगा आई होप। तो डॉपलर इफेक्ट वाला जो फिनोमेना है, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 60 सेकंड में आपको आंसर देना है। हाँ, एम्बुलेंस वाला। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिक्रीज कब होगी, जब रिसीड करेंगे या जब दूर जाते हैं, जब। ठीक है, चलो वेरी गुड। यहाँ पे आंसर कोई नहीं दिया, आंसर नहीं दिए तुम लोग, क्वेश्चन नहीं समझा था तो आंसर नहीं दिए तुम लोग। कोई भी टीम को पॉइंट्स नहीं मिला। चलो एक और क्वेश्चन पूछूं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और वही डॉपलर इफेक्ट पे रहेगा। हाँ चलो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है सही, इससे पहले तो सब फेल हो गए। अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसके जैसी ही रहने वाली है, सेम रहने वाली है, जीरो नहीं हो जाएगी। तो जो जीरो लिखा है उसका जवाब सही नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो जाएगी तो साउंड सुनाई नहीं देगा, बट आपको साउंड सुनाई देता है।
जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसके जैसा ही साउंड सुनाई देगा। चलो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉइजन्स रेशो। अब पॉइजन्स रेशो ना थोड़ा सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग कैसा है मैं बताता हूँ। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि एक वायर है, इसका कुछ एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। इसको जूम करके देख रहे हैं वायर को, और मैं इसकी लेंथ के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, जो डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, राइट। तो ये वायर की लेंथ इंक्रीज होने वाली है। बट अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डायमीटर डिक्रीज होगा क्या? यस और नो? एक वायर है, सबको दिख रहा होगा वायर। ये वायर पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर दिया फ्री एंड पे, और अब इसकी लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो ये वायर का डायमीटर, ये वायर पतला हो जाएगा क्या? तो वो जो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है ना, चलो अब जो बनेगा डायग्राम, लेंथ तो इंक्रीज हुई बट डायमीटर भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये जो डिक्रीज इन डायमीटर देख रहे हो ना आप, ये जो डिक्रीज हुआ है डायमीटर, इसको मैं बोलता हूं डेल्टा डी, या स्मॉल डी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब चेंज इन डायमीटर। और ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है इसको हम लिखते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है? चेंज इन लेंथ। अब यहां पे एक चीज और समझना है, जो डायमीटर में चेंज हुआ है वो फोर्स के परपेंडिकुलर चेंज हुआ है या फोर्स के पैरेलल? देखो लेंथ क्या हुई, नीचे बढ़ते चले गई, लेंथ इंक्रीज होते चले गई। तो मैं बोलूंगा लेंथ जो चेंज हुई है वो फोर्स की डायरेक्शन में चेंज हुई है, और जो डायमीटर चेंज हुआ है वो फोर्स के परपेंडिकुलर चेंज हुआ है। तो जो चेंज परपेंडिकुलर हुआ है ना फोर्स के, उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। तो यहाँ पे जो डायमेंशन चेंज हो रहा है वो फोर्स के पैरेलल हो रहा है या फोर्स के परपेंडिकुलर? तो हम बोल रहे हैं फोर्स के, अगर डायमीटर चेंज हो रहा है तो वो फोर्स के परपेंडिकुलर, तो वो लेटरल स्ट्रेन। और जो लेंथ में चेंज हुआ वो फोर्स के पैरेलल, तो ये हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या हो जाएगा ये? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमीटर, लेटरल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हुआ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दो चेंज हो रहा है, एक फोर्स के पैरेलल हो रहा है डायमेंशन में चेंज, और एक फोर्स के परपेंडिकुलर हो रहा है। अब अगर मैं बोलता हूं दिस lateral strain is, और एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखते हैं। दिस longitudinal strain
is directly proportional to lateral strain. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वायर लेते हैं, समझा देता हूँ। ये वायर है, ये है ओरिजिनल लेंथ, इसको मैं फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच किया। तो जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसकी लेंथ इंक्रीज किया था, तो लेंथ में जो चेंज आया था वो था 2 सेंटीमीटर। लेंथ में जो चेंज आया था वो कितना था, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर डायमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर डायमीटर, तो टोटल डायमीटर कितना चेंज हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर में जो चेंज है, लेटरल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ, लेटरल चेंज 2 सेंटीमीटर। और लॉन्जिट्यूडनल जो लेंथ में इंक्रीज हुआ, जो लेंथ में चेंज आया वो कितना आया, 2 सेंटीमीटर। अब मैं इसको और फोर्स लगाता हूं और लंबा कर देता हूं, तो ये और पतला हो जाएगा क्या? अगर मैं फोर्स अप्लाई किया, अब मैं बोल रहा हूं जो चेंज हुआ है वो 5 सेंटीमीटर हुआ है। चलो 5 ले लेते हैं ना, 3 की जगह 5 ले लेते हैं। या चलो अखिलेश जो बोल रहे हैं वो भी चलेगा, 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर में भी यहाँ और यहाँ से आप मेजर करोगे तो आपको डायमीटर में चेंज भी इंक्रीज दिखेगा, ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? जब लेंथ में 5 सेंटीमीटर चेंज हुआ तो डायमीटर में भी 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर देते हैं ना। अब लेंथ में चेंज हो गया 10 सेंटीमीटर। लेंथ में कितना चेंज हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर में भी कितना चेंज होगा, 10 सेंटीमीटर, ज्यादा ही होगा ना? यस और नो? तो यही से हम लिख रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है तो लेटरल स्ट्रेन भी ज्यादा रहेगा। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अगर कम है तो लेटरल स्ट्रेन भी कम रहेगा। कम लेंथ में चेंज हुआ तो डायमीटर में भी कम चेंज होगा, कम ज्यादा चेंज हुआ है लेंथ में तो डायमीटर में भी ज्यादा चेंज होगा। तो यही से हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब मैं हटाऊंगा तो मैं क्या लगाता हूं, कांस्टेंट लगाता हूं। बट यहाँ पे मैं कांस्टेंट के लिए के नहीं, मैं सिग्मा यूज करने वाला हूं। कांस्टेंट मतलब कोई भी सिंबल ले सकते हो आप। तो फिर ये सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन जो मल्टीप्लिकेशन में है सिग्मा के साथ वो यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में चले जाएगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन। समझ में आ रही है? और यही सिग्मा आपका क्या है, पॉइजन्स रेशो। क्या है ये, पॉइजन्स रेशो। इट इज द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन। ये रेशो है, किसका रेशो है, लॉन्गिट्यूडनल टू लेटरल स्ट्रेन का रेशो है। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जब मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा हूं तो लेंथ में चेंज हुआ या डायमीटर में? नहीं नहीं नहीं, वो जो अपन वैल्यू लिए थे ना वो सही नहीं है। देख लो यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं बताता हूँ ना,
ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ये वैल्यू कभी मत लिखना एग्जाम में, समझ में आ रहा है? ये वैल्यू बस अब्दुल्ला सर अपनी तरफ से बोल देते हैं तुमको समझाने के लिए। आपको समझाना था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल। ये समझ में आया? बस यही पॉइंट की बात थी, ये इतना समझाना था। तो ये सब वैल्यूज आप कभी नहीं लिखोगे एग्जाम में, समझ में आया? समझ में आ रहे क्या क्या बोल रहा हूँ? ये वैल्यू मत लिखना, हाँ, वैल्यू सब गड़बड़ वाली है, बहुत चेंज होगा वैल्यू में। चलो आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज कैसा हुआ, लेंथ में या डायमीटर में? लेंथ में ना। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पढ़े हैं क्या ये? स्ट्रेन है भैया, यही तो मसला है, स्ट्रेन है स्ट्रेन। आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो पवन कुमार, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ चेंज हो गई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेटरल में डायमीटर चेंज हुआ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। समझ में आया क्या ये? स्ट्रेन है, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, स्मॉल डी स्मॉल एल कैपिटल डी, स्मॉल डी कैपिटल एल। फॉर्मूला समझा? गॉट इट? कुछ डाउट है? पॉइजन्स रेशियो में कुछ डाउट है? न्यूमेरिकल करने का इस पे एक न्यूमेरिकल भी है। देखो क्या है न्यूमेरिकल। A steel wire having cross sectional area 1.2 mm square is stretched by a force of 120 Newton if a lateral strain of 1.455 millimeter is produced in the wire. Calculate the Poisson's ratio. गिवन क्या क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कैपिटल ए 1.2 mm स्क्वायर है, तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर लिखेंगे। फोर्स दिया हुआ है 120 न्यूटन। लेटरल स्ट्रेन दिया है, लेटरल स्ट्रेन कितना है 1.455। अब स्ट्रेन ना एक्चुअल में यूनिट लेस होता है, बट ये mm क्यों दे दिया है क्या पता। तो ये mm को कंसिडर नहीं, 1.455 लिख लेते हैं। पॉइजन्स रेशो कैलकुलेट करने बोले और y ऑफ स्टील भी दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला याद है ना पॉइजन्स रेशो का? क्या है फॉर्मूला? पॉइजन्स रेशो इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन तो डायरेक्ट दे दिया है,
तो वो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं दिया है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के y के फॉर्मूले में आता है ना, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिंस वी नो दैट y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये है क्या y का फॉर्मूला। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन y की जगह पे आ जाएगी और y लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह पे चले जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन y, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है पवन कुमार को पता है, चलो बोलो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन y। क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नहीं, वो फॉर्मूला नहीं, अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस समझता है, स्ट्रेस आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वाई, एफ ए वाई। फोर्स की वैल्यू गिवन है क्या, यस 120 न्यूटन। y की वैल्यू भी दिया है 2 इंटू 10⁻11। एरिया भी दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻6। तो फोर्स की जगह मैं 120 लिखूंगा, या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। और ये जो फॉर्मूला था ये था इक्वेशन नंबर 1, सिग्मा का जो फॉर्मूला था। तो सिग्मा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लैटरल स्ट्रेन, यही फॉर्मूला था क्या सिग्मा का, देखो। तो फिर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या लिखूंगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मैं ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा F डिवाइडेड बाय ए वाई, और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू डायरेक्ट दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, F डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई इंटू लेटरल स्ट्रेन। अब सब वैल्यू आप पुट कर सकते हो, F की जगह 120 पुट कर दो, एरिया कितना था 1.2 इंटू 10⁻⁻6, y कितना था 2 इंटू 10⁻11, लेटरल स्ट्रेन कितना था 1.455। तो ये 1.455 आप सॉल्व करोगे आ जाएगा पॉइजन्स रेशो। इट हैज नो यूनिट, पॉइजन्स रेशो हैज नो यूनिट, यूनिट नहीं होता है, समझा ये, समझ में आया क्या। कर लोगे ये, बाकी का कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। ये 1.2 है और ये 120 है, तो ये 100 हो जाएगा। ये -6 + 11 5 हो जाएगा, जो भी है कैलकुलेशन कर लो, कर लोगे ना इतना। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेन एनर्जी।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक डेरिवेशन हम करने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी का। तो स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली क्या होता है, पहले इसको डिफाइन कर देता हूं मैं, फिर इसको समझ लेंगे व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी में क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर ड्यूरिंग elongation बाय अ स्ट्रेचिंग फोर्स। अब ये समझ में नहीं आएगा अगर मैं बोला ना तुमको ऐसा, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी gained by the wire during the elongation by a stretching force by a stretching force is called strain energy। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, ये वर्ड तो सुने हो ना। इलास्टिक मतलब वही हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ये वर्ड सुने हैं, एलोंगेशन वाला भी वर्ड सुने हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स भी समझ में आ गया होगा। तो जब हम वायर को इलोंगेट करते हैं तो वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है क्या, बट मेरे को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है, जब हम कुछ वर्क करते हैं। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बता देता हूं मैं, ध्यान से देखो एकदम। एक ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ या वो कोई सरफेस पे है, इसकी हाइट, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसकी हाइट 0 है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट की हाइट 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। अभी तक इस पे कोई वर्क हुआ है क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाई करूंगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम बोलते हैं वर्क हुआ। तो मैं अब इस पे क्या करने वाला हूँ, वर्क करने वाला हूँ। मैं इसको क्या किया, एक हाइट पे लेके गया। अब हुआ क्या, वर्क। ये हाइट है 1, तो मैं बोलूंगा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्या अभी। जब हाइट 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0, अब हाइट 0 नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 1। कुछ ना कुछ वर्क किए ना, जो वर्क किया मैं वो W1। हाँ, अब उसके बाद मैं क्या किया, इसको और ऊपर लेके गया। अब मैं बोल रहा हूँ हाइट डबल कर दिए। अगर हाइट डबल किए तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल हो गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी डबल करने के लिए मेरे को वर्क ज्यादा करना पड़ा या कम, W1 ज्यादा है या W2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। तो मैं बोलूंगा वर्क डन ज्यादा हुआ सेकंड में, यही से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा थी। फर्स्ट वाला वर्क किए थे क्या हम, फर्स्ट वाले केस में वर्क किए थे क्या, नो, 0 था। जब वर्क डन 0 रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। जब वर्क डन कम करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी
कम होती है। जब वर्क डन ज्यादा करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। वर्क डन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। वर्क डन को इंक्रीज किए, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। वर्क डन को डबल किए, पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो गई। तो मैं बोलता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क डन करोगे, 5 जूल का अगर मैं यहाँ पे वर्क डन किया हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी आपको 5 जूल। यहाँ पे वर्क डन मैं किया 10 जूल का, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी 10 जूल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो किया तो इस सॉरी यहाँ पे वर्क डन जीरो किया तो पोटेंशियल एनर्जी मिली जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना होता है? वर्क डन। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। अब वायर को जब स्ट्रेच करते हैं, अब क्या किए, एक वायर था, इसकी लेंथ थी कुछ, इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे था, मैं इसको स्ट्रेच किया, मैं इसको स्ट्रेच किया, इसमें इलोंगेशन हुआ यहां तक। तो इतने मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुए ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना कुछ x1, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर मैं सेकंड केस लिया, उतना ही बड़ा वायर था, बट अब मैं इसको स्ट्रेच ज्यादा करता हूं, ये पॉइंट से मैं यहां तक स्ट्रेच किया। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा वर्क डन, मतलब ज्यादा पोटेंशियल। फर्स्ट केस की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या सेकंड केस की? सेकंड केस की। तो अगर वायर एलोंगेट हो रहा है, मतलब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है ना, कुछ ना कुछ वर्क करोगे जब भी वायर एलोंगेट होगा। और जब ये वायर एलोंगेट होगा तो ये वायर में कौन सी एनर्जी स्टोर होने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये समझा क्या? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर कब गेन किया, वायर को कब मिली? वायर को मैं स्ट्रेच नहीं किया था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। एलोंगेशन हुआ तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? यस। तो मैं अब डेफिनेशन देखो फिर से लिख रहा हूं। अब मैं डेफिनेशन किसकी लिख रहा हूं? स्ट्रेन एनर्जी की। अब बताना समझा या नहीं समझा? पहले भी लिखे थे बट उसको और अच्छे से लिख लेते हैं। पहले क्या लिखे थे? द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर ड्यूरिंग द एलोंगेशन बाय अ स्ट्रेचिंग फोर्स। फोर्स अप्लाई करोगे तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो वायर क्या गेन करने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी। कब गेन करेगा? ड्यूरिंग द एलोंगेशन। एलोंगेशन होते जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो ये समझ में आ रही है डेफिनेशन? बस यही डेफिनेशन तो है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी gained by the wire during the elongation by a stretching force is called as स्ट्रेन एनर्जी। इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ने का इसका डेरिवेशन करना है। हाँ, चलो ये डेफिनेशन समझ गई, बस अब कुछ नहीं समझना है आपको। अब हम डेरिवेशन करेंगे। फिर से डायग्राम बना लेते हैं।
तो जब ये रेड तक मैं बनाया हूं ना, तो ये ओरिजिनल लेंथ है, ये रेड वाला वायर ओरिजिनल लेंथ है, और ये बाद में जो ब्लैक वाला है ये एलोंगेट हुआ है। ये समझ में आएगा? इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। चलो, तो जब एक ओरिजिनल लेंथ वायर एल थी, उसको एलोंगेट के स्मॉल एल से, और इस पे हम अप्लाई किए फोर्स एफ, रहेगी क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ? तो बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस को क्या कैसे लिखते हैं हम? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड, ये क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ, क्या लिखोगे? अरे कैपिटल वाला ले आए ऊपर भैया, गड़बड़ कर दिए। स्मॉल एल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। यंग्स मॉड्यूलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फॉर्मूला पढ़े है ना, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर में ये एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल लिख सकता हूँ क्या? इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई करते हैं और मैं इसको लिख लेता हूँ एफ के लिए। मेरे को फॉर्मूला चाहिए एफ का, तो मैं ये कैपिटल एल डिवाइडेड बाय ए स्मॉल एल को यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो अब एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। नहीं, उतना नहीं लिखेंगे हम, हाँ लिख सकते हैं बट अभी नहीं, अभी सिर्फ देख रहे हैं फोर्स। फोर्स कैलकुलेट कर लिए, बस अभी ये इतना लिखो। चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, हाँ बहुत ध्यान से। जब मैं फोर्स एफ अप्लाई किया, कितनी फोर्स एफ, तो ये वायर में एलोंगेशन हुआ स्मॉल एल से। समझ में आ रहा है? मैं जब फोर्स एफ अप्लाई करता हूं तो एलोंगेशन होता है स्मॉल एल। इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एलोंगेशन के लिए मेरे को फोर्स एफ अप्लाई करना पड़ती है। बट अब मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट इतना ही करना है तो सेम फोर्स अप्लाई करूंगा, कम फोर्स ज्यादा फोर्स? कम फोर्स। तो फोर्स तो चेंज होने वाली है, तो मैं ये लिख लेता हूं जब, अच्छा वायर की इनिशियल कंडीशन वही है ना, लेंथ भी वही थी, उसका वाई ए सब सेम था। तो मैं क्या बोलता हूं, जब फोर्स एफ अप्लाई किया, एक्स प्रो, ये फॉर्मूला समझा क्या? एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला समझा ये एफ का? जब फोर्स एफ थी तो एलोंगेशन स्मॉल एल, जब फोर्स स्मॉल एफ थी तो कम एलोंगेशन एक्स हुआ। फिर से फोर्स चेंज करोगे तो एलोंगेशन चेंज होगा, बट बाकी की क्वांटिटी सेम रहने वाली है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। मैं फोर्स अप्लाई किया स्मॉल एफ, एलोंगेशन हुआ एक्स।
बट मैं अब यहाँ पे थोड़ा सी ट्विस्ट ले आता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे को और छोटा सी डिस्प्लेसमेंट करना है। दिख रहा है, डायग्राम दिखा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्दर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए मैं बोलता हूँ फोर्स ज्यादा चेंज नहीं हुई, वो एफ ही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है ना, इतना छोटा है कि जो चेंज हुई है फोर्स उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर फर्दर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, the force is almost same as small f। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, फोर्स है f, तो जो वर्क डन हुआ है dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको मैं लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट मैं किया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ा dw। डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन है dw और फोर्स है f। तो मैं dw को लिख लूंगा y a स्मॉल x dx अपॉन l। f की इक्वेशन क्या थी, y a x अपॉन l। ये समझ में आ रहा है। बट हमको निकालना है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है 0 या x, और ये पॉइंट पे x की वैल्यू है स्मॉल l। यहां से यहां तक जब एलोंगेशन हुआ तो टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो ये जो है टोटल वर्क डन के लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा dw का। स्मॉल स्मॉल वर्क डन को ऐड करते जा रहे हैं। कहां से ऐड करना स्टार्ट किए, x इज इक्वल टू 0 से कहां तक, x इज इक्वल टू l तक। ये समझ में आ रहा है। dw की जगह ना मैं ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूं। ये ऊपर देखो dw की इक्वेशन है, this will be your dw। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल l y a x dx अपॉन l। कांस्टेंट जो जो रहेगा y a और l कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू l x dx का कर देता हूँ। और मेरे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n कैन बी रिटन एज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब w क्या हो जाएगा, y a कैपिटल L x रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 टू l। हमारे पास इंटीग्रेशन किसका करना था, हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना था। हमारे पास इंटीग्रेशन था x dx। n की जगह पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास n की जगह पे 1 था, तो x रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ऐसा लिखेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो हो जाएगा y a कैपिटल L x स्क्वायर बाय 2। x की जगह एक बार l लिखोगे, x की जगह एक बार 0 लिखोगे, तो y a कैपिटल L स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। ये इंटीग्रेशन करने का मेथड होता है, आप मैथ्स लिए हो तो पता चल जाएगा।
तो वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल इंटू 2। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2 पहले लिख लेता हूं, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ऐसे लिख सकते हैं क्या। और ये जो वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल है ना, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल किसके इक्वल लिखे थे, किसके इक्वल लिखे थे, फोर्स कैपिटल एफ के इक्वल लिखे थे। दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4। तो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4 है, ये तुम्हारा एफ है। तो W इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एल। W इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू एल, और यही W को मैं स्ट्रेन एनर्जी बोलूंगा। स्ट्रेन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, हाफ एफ इंटू एल। समझा ये। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल ना अपन कल करेंगे। ये फॉर्मूले में थोड़ा सी और अरेंजमेंट करेंगे और कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और कल फ्रिक्शन वाला पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। गेटिंग इट। तो आज क्या क्या पढ़े याद रहेगा ना। आज पॉइजन्स रेशो पढ़े, पॉइजन्स रेशो के बेस पे एक न्यूमेरिकल किए, फिर स्ट्रेन एनर्जी पढ़े, स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन किए। गॉट इट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब बाकी कल करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।